अच्छा, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शोल्डर और शोल्डर गर्डल। गर्डल किसे कहते हैं? ये जब 2-3 बोन्स मिल के एक वो जगह बनाए तो उसको गर्डल कहते हैं, ठीक है? रिंग सा स्ट्रक्चर सा बनाए तो उसको गर्डल कहते हैं। तो इस शोल्डर को देखें तो शोल्डर में हमारे पास 3 बोन्स मेनली शामिल होती है। सबसे पहले ह्यूमरस होता है, दूसरा स्कैपुला और तीसरा क्लेविकल होता है, सही है? तो ये आपस में जॉइंट्स बनाते हैं। जो मेन जॉइंट इसमें है वो है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है? दूसरा जो है एक्रोमियोक्लेविकुलर है, जो कि एक्रोमियन प्रोसेस, जो कि स्कैपुला का एक पार्ट है। वो जब क्लेविकल से कनेक्ट होता है तो वो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, ठीक है? स्कैपुला जो है वो उसका एक एंड मसल से पकड़ा गया है, ठीक है? मसल्स ने उसे पकड़ा हुआ है। और दूसरा एंड इसका कनेक्ट है किसके साथ? वो कनेक्ट है क्लेविकल के साथ, सही है? और साथ ही साथ ह्यूमरस के साथ। ह्यूमरस के साथ जो कनेक्ट है उसे ग्लिनोह्यूमरल कह दिया। जो कि क्लेविकल के साथ अटैच है उसे कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और क्लेविकल जो है वो कनेक्ट होता है रिबकेज के पार्ट के साथ, स्टर्नम के साथ, ठीक है? स्टर्नम जो है उसके साथ एक अटैचमेंट बनाता है जिसको स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। तो टोटल शोल्डर में जो है हमारे पास 3 मेन जॉइंट्स हैं। सही है? तो एक स्कैपुलोथोरैसिक भी लोग बाज़ औक़ात कहते हैं, फंक्शनल किस्म का जॉइंट है, ठीक है? एनाटॉमिकल तो नहीं है, वो मसल्स के थ्रू जो अटैचमेंट है स्कैपुला की, जो मैंने कहा है। अच्छा, स्कैपुलोथोरैसिक मैकेनिज़्म इसके बाद पढ़ेंगे। लिगामेंट्स इधर कौन-कौन सी है, बरसा एनाटॉमी तो आप लोगों को पता होगी, लेकिन इसके ऊपर एक गो थ्रू कर लेते हैं। इसके बाद जो होगा बायोमैकेनिक्स होगा, सही है? तो शोल्डर जॉइंट कैसे मूव करता है, इसमें कौन-कौन सी मूवमेंट्स होती है और उन मूवमेंट्स को कौन फैसिलिटेट करता है, कौन उसको रोकता है, ठीक है? तो ये सारा बायोमैकेनिक्स में आ जाएगा। फिर इसके बाद एवेल्यूएशन ऑफ शोल्डर होगी। जब शोल्डर का एक मरीज़ आपके पास आ गया है, उसको कोई मसला है, तो आप उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या पूछेंगे? तो ये सारा इवैल्यूएशन में आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद ये कॉमन लीजन्स, शोल्डर में जितने मसले आ सकते हैं मोस्टली सब के सब मसले जो है इधर इन्होंने लिखे हुए हैं, तो ये मसले देखेंगे। फिर ये ट्रीटमेंट टेक्निक्स है। तो ये ट्रीटमेंट टेक्निक्स जो है ये आई डोंट थिंक कि हम देखेंगे, ये बाद में देखते हैं कि नहीं। ये मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल आई मीन के कवर नहीं कर सकेंगे इसमें, इस पे टाइम ज़्यादा लगेगा। सही हो गया? तो सबसे पहले एनाटॉमी पे आते हैं। अच्छा, तो फंक्शनल एनाटॉमी पे आते हैं। ऑसियस स्ट्रक्चर्स, ऑसियस मतलब बोनी स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बोनी स्ट्रक्चर्स में शोल्डर गर्डल, फंक्शनल शोल्डर गर्डल, फंक्शनल जो पूरा एक एक लेट सपोज एक फंक्शन करना चाह रहा हूँ मैं शोल्डर पे, तो उसमें जो जो जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सबको इन्होंने फंक्शनल शोल्डर गर्डर में डाला है। जैसे कि वर्टेब्रास, अपर वर्टेब्रास जो है उस पे मूवमेंट होती है, रिब्स साथ इन्वॉल्व होते हैं, मेनोब्रियम इन्वॉल्व होता है, स्टर्नम इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस, तो ये सब जो है किस में आ गए? शोल्डर गर्डल में। अपर थोरेसिक वर्टिब्रा, फर्स्ट एंड सेकंड रिब, मेनोब्रियम, स्कैपुला, क्लेविकल एंड ह्यूमरस, ठीक है? तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है। टू अचीव फुल आर्म एलिवेशन, जब हम हाथ की फ्लेक्शन करते हैं, फुल फ्लेक्शन जब हाथ की करना चाहते हैं, आर्म की फ्लेक्शन करते हैं, तो आपके थोरेसिक वर्टिब्रास पे भी मूवमेंट होती है, साथ ही रिब्स पे भी मूवमेंट होती है, मेनोब्रियम पे भी मूवमेंट होती है, क्लेविकल पे भी, सही है? तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जब फ्लेक्शन करते हैं फुल, तो उस टाइम जो है वो जो वर्टिब्रास, अपर थोरेसिक वर्टिब्रास होते हैं, वो जो है वो उसकी मूवमेंट कैसी होती है? आप खुद ही अगर करो तो आपको थोड़ा बहुत फील होगा कि आपके पीछे जो थोरेसिक स्पाइन है वो स्ट्रेट हो रहा है, ठीक है? एक्सटेंशन होती है सबसे पहले। दूसरा, जब आप कर रहे होते हो तो आपके थोरेक्स रीजन को बिल्कुल सीधा रखने के लिए जो है ना, आप देखो आपका थोरेक्स रीजन बिल्कुल सीधा होता है ना। ये कैसे सीधा होता है? जब हाथ ऊपर कर रहे होते हो तो चाहिए कि बॉडी को जिस तरफ हाथ ऊपर करो उसके अपोजिट साइड पे बॉडी बेंड हो, लेकिन नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब हम हाथ ऊपर कर रहे होते हैं, फ्लेक्शन कर रहे होते हैं, तो वर्टेब्रास एक्सटेंड होते हैं, साथ ही साथ रोटेशन और साइड बेंडिंग जिस साइड के हाथ पे मूवमेंट हो रही है उस साइड पे होती है। रोटेशन भी उस साइड पे वर्टिब्रा की होती है और साइड बेंडिंग भी क्यों होती है? ताकि रिब्स को ये पीछे की तरफ और नीचे की तरफ खींच सके,
सही है। जब हम हाथ ऊपर करेंगे करेंगे अगर ऐसी मूवमेंट ना हो तो हमारे रिब्स भी हाथ के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो इसको रोकने के लिए रिब्स को पीछे की तरफ और नीचे की तरफ लेकर जाने के लिए ऐसी मूवमेंट होती है, ठीक है? इसमें मसल्स भी रोल प्ले करते हो साथ और मसल्स ही सारी मूवमेंट करते हैं ना। तो जब हम अगर आप देखो अब आप फ्लेक्शन करो अपने हाथ के फ्लेक्शन जैसे ही करोगे, आप देखो आपकी रिब रिब जो है अपनी जगह पे है। थोड़ा बहुत पीछे की तरफ की कोशिश करेगी रिब जाने की, ठीक है? तो ये मूवमेंट इधर होती है, तो इसलिए इसको फंक्शनल शोल्डर गिर्डल कहते हैं, क्योंकि एक आर्म की एलिवेशन, एक ह्यूमरस की एलिवेशन हमने करनी है, उसकी वजह से हमारे इतने जॉइंट्स काम कर रहे हैं। तो तो मेनोब्रियोस्टर्नल, मेनोब्रियम और स्टर्नम, ठीक है? ये देखिए ये मेनोब्रियम है, ये है स्टर्नम। इधर मोबिलिटी होनी चाहिए ताकि ये मूवमेंट को अलाउ कर सके। इसके अलावा स्टर्नो, ये जो जॉइंट है स्टर्नोकोस्टल जॉइंट हो गया, मेनोब्रियोकोस्टल जॉइंट हो गया, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया। ये सब जब मोबाइल हो गए तो इसकी बेसिस पे ये मेनो इधर जो है होगी, ये मूवमेंट हो सकेगी, सही है। तो ये सारी इनकी एक साथ फंक्शनल होना ज़रूरी है। फिर जो है एक्रोमियोक्लेविकुलर और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्कैपुलोथोरैसिक रिदम भी कहते हैं, ठीक है। आप जब एब्डक्शन कर रहे हो या फ्लेक्शन कर रहे हो, आपका जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है, इस पे कितनी डिग्री फ्लेक्शन हो सकती है? ओनली 90 डिग्री फ्लेक्शन एक्टिवली। जब मसल्स के थ्रू आप खुद अपने मसल्स के थ्रू परफॉर्म करो तो 90 डिग्री एक्टिवली आप फ्लेक्शन कर सकते हो। पैसिवली अगर कोई आपके लिए करे, आपके ये हाथ पकड़ के लेकर जाने की कोशिश करे, अगर ये स्कैपुला और क्लेविकल को स्टेबल रखे, इसमें मूवमेंट ना हो, तो इस पे एक्टिवली सिर्फ 90 डिग्री होगी फ्लेक्शन और पैसिवली 120 डिग्री तक, ठीक है। इस पे एलिवेशन पॉसिबल है। तो हमने तो पढ़ा हुआ है कि जब हमने पढ़ा हुआ रेंज ऑफ मोशन ऑफ फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर कितनी होती है, वो है 180 डिग्री। 180 क्यों है? बाकी जो रह गया 120 डिग्री तो हो जाती है पैसिवली। इसके अलावा बाकी मूवमेंट कहाँ से आ रही है? वो आ रही है एक्रोमियोक्लेविकुलर और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से। एक्रोमियोक्लेविकुलर मतलब एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला, क्लेविकुला क्लेविकल सॉरी क्लेविकल और इसके दरमियान जो जॉइंट है, इधर से मूवमेंट आ रही है और इस जगह से स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट से। बाकी मूवमेंट क्या होती है? ये परफॉर्म करते हैं। स्कैपुला भी आपका, आप देखो अगर फुल आर्म एलिवेशन करो, अगर स्कैपुला को पकड़े रखो, सॉरी क्लेविकल को पकड़े रखो, तो आपकी मूवमेंट इतनी नहीं हो सकेगी, फ्लेक्शन फुल नहीं कर सकोगे। जैसे ही आप हाथ हटाओगे अपने क्लेविकल से, तो आपकी फुल एलिवेशन हो जाएगी 180 डिग्री। तो इससे ये बात पता चल जाती है, ठीक है। साथ ही साथ फुल एलिवेशन के लिए स्कैपुलर रोटेशन, क्लेविकुलर एलिवेशन, ये सब तो होता है। थोरैसिक एक्सटेंशन भी साथ ज़रूरी है, सही है। जब आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा होगा तभी आप जाके फुल फ्लेक्शन कर सकोगे इजीली, सही है। जितनी एक्सटेंशन ज़्यादा होगी उतनी फ्लेक्शन आपके लिए आसान होगी, क्योंकि आपका स्पाइन पीछे की तरफ जा रहा है तो आपका हाथ ऊपर की तरफ आराम से जाएगा। इसके साथ साथ जो अपर थोरैसिक वर्टेब्रा है, उसमें मैंने क्या कहा था, रोटेशन की तरफ होती है सेम साइड पे, साइड बेंडिंग भी सेम साइड पे होती है। लेकिन जो लोअर वर्टेब्राज होते हैं उन पे ऑपोजिट साइड पे बेंडिंग होती है, सही है, रोटेशन भी। तो इसलिए होती है ताकि स्पाइन को बिल्कुल सीधा रख सके, सही है, मतलब बॉडी को बिल्कुल सीधा रख सके। तो इसलिए अगर एक साइड पे साइड बेंडिंग होगी तो दूसरी साइड पे उल्टी तरफ साइड बेंडिंग होगी तो वापस बॉडी सीधी जगह पे आ जाएगी। तो ये इधर इन्होंने बात लिखी हुई है। अगर हमने बहुत ज़्यादा फुल वर्टिकल एलिवेशन करनी है तो उसके साथ लंबर लॉर्डोसिस ज़्यादा होगा, नेसेसरी है होना। जब आप हाथ ऊपर करेंगे और भी ज़्यादा ऊपर करने की कोशिश करें तो देखिए आपकी कमर भी बिल्कुल पीछे की तरफ जाएगी, तो लॉर्डोसिस ज़्यादा होगा। और ये कैसे होता है? स्पाइनल मसल्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं, सारी मूवमेंट्स को मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं, सही है। लेकिन इन्होंने अब बात लिखी हुई है कि हर जॉइंट का अलग अलग फंक्शन है, हर एक जॉइंट पे अलग अलग मूवमेंट होती है। अब हर एक जॉइंट को देखते हैं हम। सबसे पहले है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, जो कि ह्यूमरल का हेड हो गया, सही हो गया, वो स्कैपुला के साथ बनाता है। ग्लिनोइड फॉसा स्कैपुला का होता है और ह्यूमरल हेड होता है। अच्छा, फिर इन्होंने लिखा हुआ है ह्यूमरल हेड जो होता है, नॉर्मली जब आप बिल्कुल स्ट्रेट एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो
तो आपका जो ह्यूमरस का हेड होगा वो मीडियल साइड पे होगा, ठीक है, ये देखिए मीडियल साइड पे है। साथ ही साथ ये पीछे की तरफ मुड़ा होगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। तो ये मीडियली, पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जो आपका स्कैपुला को देखिए, स्कैपुला का हेड नॉर्मली कैसा होगा, ये आगे की तरफ होगा, एंटीरियरली होगा। लेटरली है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, लेटरली है, एंटीरियरली है और सुपीरियरली है, ठीक है। सुपीरियरली है, एंटीरियर की तरफ है और लेटरल की तरफ है, जबकि ये मीडियल की तरफ है, सुपीरियर की तरफ है और पीछे की तरफ गया हुआ है थोड़ा सा हेड। तो इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि फेसेस मीडियली, पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली, ह्यूमरल के हेड की बात की गई है। और ये हाफ स्पेयर, ऑलमोस्ट हाफ स्पेयर बनाता है, स्फेयर। आधा बाल जो होता है ना, आधा बाल, बाल को आप दरमियान से कट कर ले, एक बाल, जीम बाल जो होता है उसको अगर दरमियान से कट कर ले तो आधी जो सरफेस है वो ऑलमोस्ट बनता बनाता है। एंगुलर वैल्यू इसकी कितनी होती है, 150 डिग्री। वो जो फुल बाल होता है ना, फुल बाल वो होता है 360 डिग्री, उसे कंसिडर करें। तो उसका जो आधा होगा वो होगा 180 डिग्री। उस बाल को कट कर ले, आधा होगा 180 डिग्री, तो उसमें थोड़ा सा 30 डिग्री और कट कर ले तो हमारे पास 150 डिग्री का वो बाल का पीस रह जाएगा। तो इतना ही ये स्फेयर होता है ह्यूमरल हेड। जबकि जो ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है वो भी तो इधर गोल सी जगह बना रही है ना, ये 75 डिग्री सिर्फ एंगुलर वैल्यू बनाता है, ठीक है। एंगुलर वैल्यू का मतलब, एंगुलर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एंगुलर वैल्यू। एंगुलर वैल्यू मतलब ये स्फेयर का बताता है, स्फेयर कितना है, ये मतलब गोलाई इसकी कितनी है। तो ये 75 डिग्री सिर्फ गोलाई है, 360 पूरी गोलाई को कहते हैं, ठीक है। ये 150 डिग्री गोलाई है इसकी, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये इसकी सीधी शाफ्ट है, ह्यूमरल शाफ्ट, ये सीधी लंबाई में। ये जो इसका ह्यूमरल हेड है ये इस तरफ गया हुआ है, तो इसके दरमियान जो ये इधर एंगल बन रहा है 45 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली इसके बारे में बात की हुई है। तो ग्लिनॉइड कैविटी लेटरली, फॉरवर्ड और सुपीरियर की तरफ होती है, एंगुलर वैल्यू 75 डिग्री है। तो अगर ये 150 होती और ये भी 150 होता तो ये दोनों बराबर होते ना, दोनों बराबर होते, एक दोनों में सही से फिट हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत छोटा है, पियर शेप्ड है, ये देखो नाशपाती की शेप का है, जबकि ये बहुत बड़ा है ये सरफेस। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए इधर और स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि लेब्रम हो गया, लिगामेंट्स हो गए, ये सब कुछ इसे कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि इसकी सरफेस एरिया बढ़ा सके। ये छोटी सी जगह, तो इसको बड़ा करने के लिए उधर लेब्रम होता है। तो इन्होंने यही बात लिखी हुई है। इसके बाद जो है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट आता है, जो कि एक्रोमियन और क्लेविकल के दरमियान है। एक्रोमियन इसे कहते हैं, ये स्कैपुला का ये जो बाहर की तरफ पार्ट निकला होता है, जो कि आप आराम से पालपेट भी कर सकते हैं किसी बंदे में, बाहर की तरफ ये निकले होता है, इधर साइड पे आप हाथ लगाए तो आपको फील होगा। ये क्लेविकल का जो जॉइंट बनाता है इसे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो क्लेविकल जो होता है वो एस शेप्ड होता है। तो इसका जो लेटरल वन, ये देखो इसको तीन हिस्सों में अगर डिवाइड करें, एक, दो, इधर दो जगह से काट दिया तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया ना। तो इसका जो ये वाला लेटरली हिस्सा होता है 1/3, लेटरल थर्ड जिसे कहते हैं, ये कनकेव होता है, ठीक है, जबकि बाकी कन्वेक्स होता है, सही है। 2/3 क्या होता है, ये दो हिस्से जो है, 2 आउट ऑफ 3 हिस्से जो है वो क्या है, कन्वेक्स है, जबकि 1 आउट ऑफ 3 हिस्सा जो है वो कनकेव है। दूसरी बात, ये आगे से देखिए, इसका जो ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है ये कन्वेक्स है, ये क्लेविकल की, जबकि एक्रोमियन की सरफेस क्या होती है, कनकेव होती है। अगर इसकी डायरेक्शन देखिए किस तरफ है, ये आया हुआ है मीडियल की तरफ, थोड़ा सा ये एक्रोमियन क्या है, इसे देखें मीडियन की तरफ, मीडियल की तरफ आया हुआ है, इस तरफ है इसका डायरेक्शन, इसकी फेस का जो क्लेविकल के साथ कनेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ ये आगे की तरफ भी होता है थोड़ा सा, और सुपीरियर, ये देखिए सुपीरियर ऊपर की तरफ है, तो ये देखिए ये इस तरह है। तो अगर कोई इस पे फोर्स है तो ये क्लेविकल ऊपर की तरफ इसे निकल सकता है, ठीक है, जिसको कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर सेपरेशन, ठीक है, इधर इन्होंने लिखा भी है। दिस जॉइंट इज ओरिएंटेड इन सच a way that a strong compression force tend to cause the clavicle to override the acromion. This is what is known as acromioclavicular separation, ठीक हो गया। ये अगर आप ये इसकी जो एक्रोमियन की, अगर आप ऐसे गिरे कि आपका एक्रोमियन कहीं पे लगे, इस जगह पे कोई कोई सॉलिड चीज़ है, वो इधर इसके साथ एक्रोमियन के साथ आके लग जाए, तो आपका ये क्लेविकल बाहर की तरफ निकल जाएगा। फिर आता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट।
तो इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है ये आगे से बल्बस शेप का होता है, निकला होता है, ठीक है, बल्ब की तरह बड़ा सा निकला होता है। इसको अगर आप फ्रंटल प्लेन में देखें तो ये कन्वेक्स होगा, जबकि इसको एंटीरो पोस्टीरियर देखें तो ये कनकेव होगा, इस तरह कनकेव होगा। सही हो गया। तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसका अटैचमेंट किसके साथ होती है? मेनोब्रियम के साथ। और साथ ही साथ ये जो फर्स्ट रिब है ना, इसकी जो इधर कार्टिलेज है उसके साथ भी ये अटैच होता है। सही है। तो इधर इन्होंने इसके बारे में यही बातें लिखी, इतनी इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसके बाद आता है स्कैपुलोथोरैसिक मैकेनिज्म। फिर स्कैपुलोथोरैसिक मैकेनिज्म के बारे में मैंने बताया है। मैंने आपको पहले बताया था 3 मेन जॉइंट्स है, ठीक है, एक्रोमियोक्लेविकुलर, स्टर्नोक्लेविकुलर और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट था शोल्डर में। इसके अलावा मैंने कहा था स्कैपुला जो है वो थोरैक्स के साथ अटैच है मसल्स के थ्रू। ये एक क्या है, एनाटॉमिकल जॉइंट नहीं है। सही है। तो इस क्योंकि जॉइंट में ज़रूरी होता है कि वो दो बोन्स के दरमियान कनेक्शन हो। स्कैपुला जो है वो इधर जो है थोरैक्स के साथ जो है रिब्स के साथ या स्पाइन के साथ इधर कनेक्शन कैसे बना रहा है? मसल्स के थ्रू। लेकिन इसको हम जॉइंट एक किस्म से इसलिए कंसिडर करते हैं कि देखिए अगर आप एक जॉइंट में मूवमेंट करें तो इसकी वजह से इस दूसरे जॉइंट में मूवमेंट होगी ना। इस तरह अगर आप इस पे मूवमेंट करें तो इस स्कैपुला पे मूवमेंट होगी, स्कैपुला पे मूवमेंट करें इस मसल्स के थ्रू तो साथ ही ये जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो गए। तो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट कॉम्प्लेक्स जो है ट्रू एनाटॉमिक जॉइंट नहीं है, बिकॉज इट हैज नन ऑफ यूजुअल जॉइंट कैरेक्टरिस्टिक एज मूवमेंट आर इनएस्केपबली एसोसिएटेड विद स्टेनोक्लेविकुलर। अच्छा, इसकी जब स्कैपुला की मूवमेंट करते हैं तो इसके साथ आप खामखा जो है इनएस्केपेबली जितना मर्जी हटाने की कोशिश करें इसकी मूवमेंट होती है स्टेनोक्लेविकुलर और एक्लोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की। ठीक है। फंक्शनल थोरैसिक जॉइंट, ये तीनों जो है स्कैपुला का जो इधर ये फंक्शनल जॉइंट है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट जिसे कहते हैं, एक्रोमियोक्लेविकुलर और स्टेनोक्लेविकुलर, ये जो है ना आपस में एक क्लोज काइनेटिक चेन में काम करते हैं। एक होता है ओपन काइनेटिक चेन जिसमें एंड एक फ्री होता है जॉइंट का, ठीक है, या एक पार्ट डिस्टल पार्ट फ्री होता है। इसमें फ्री नहीं है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, स्कैपुला से भी जुड़ा हुआ है ये जॉइंट। ठीक है। तो ये क्लोज काइनेटिक चेन बनाता है। सही हो गया। अगर स्कैपुला को आप इधर ऊपर से देखें तो फ्रंटल प्लेन इस तरह होता है ना, इस तरह की लकीर गई होती है बॉडी से, ठीक है, इस तरह की। तो फ्रंटल प्लेन के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है? ये 30 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये एक लाइन है तो ये स्कैपुला इस डायरेक्शन में है ना, तो ये फ्रंटल प्लेन के साथ जो है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जबकि क्लेविकल के साथ ये एंगल कितना बन रहा है? ये स्कैपुला है, इसकी लकीर है, और ये क्लेविकल है ना, तो इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का होता है। सही हो गया। तो इन्होंने इधर यही बात लिखी है। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कि जो इसका जो स्पाइन है, इधर पिक्चर इन्होंने अगर दी हो, खैर पिक्चर नहीं दी, स्पाइन का मीडियल इधर जो एंड होता है ये इस जगह पे स्पाइन का मीडियल एंड होता है स्कैपुला के स्पाइन का, तो वो T3 के साथ लाई करता है, T3 वर्टिब्रा के साथ। जबकि इसका इन्फीरियर जो बॉर्डर है वो T7 या T8 के साथ लाई करता है। और इधर इधर स्पाइन वर्टिब्राज होती है ना, छोटे 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 छोटे। सही है। तो उसको और इसके दरमियान स्पेस कितना होता है? तकरीबन 6 सेंटीमीटर का स्पेस होता है। तो ये इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। ग्रीनोह्यूमरल जॉइंट में कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं? अब लिगामेंट्स पे आते हैं। तो 3 जॉइंट्स है, 3 जॉइंट्स के लिगामेंट्स पड़ेगा। सबसे पहले ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट जो इधर ह्यूमरस और इधर जो बन रहा है जॉइंट, इसके दरमियान जो लिगामेंट्स होती है उसके रिलेटेड है सारा। तो आर्टिकुलर कैप्सूल पे सबसे पहले आते हैं। आर्टिकुलर कैप्सूल जो होते हैं बड़ा पतला सा होता है और लेक्स होता है, लूज होता है। सही है। इसके नीचे एक रिडंडेंट फोल्ड होता है, काफ़ी स्पेस होता है, मतलब इसका नीचे से बहुत ज़्यादा लूज होता है जॉइंट, तो वो एक फोल्ड सा बना लेता है। ठीक है। जैसे कि बाज़ लोगों की मोटे लोग जो होते हैं उनकी स्किन बहुत बड़ी होती है, चर्बी होती है, तो वो फोल्ड्स बन जाते हैं स्किन के। इस तरह इधर भी एक फोल्ड बन जाता है। ठीक है। ताकि जब हम हाथ ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो नीचे इतनी जगह होती है कि वो उसको एलिवेट करने में छोड़ सके। ठीक है। तो दिस अलाउज अ फुल रेंज ऑफ एलिवेशन। ये जो रिडंडेंट फोल्ड नीचे की तरफ होता है ना एंटीरियर इन्फीरियरली, वो इसलिए होता है ताकि हम हाथ ऊपर आराम से कर सकें। सही हो गया। इसके अलावा कैडेवर में लिखा हुआ है कि जब उस कैडेवर अगर एक वो होता है मुर्दा खानों में जो मुर्दे पड़े होते हैं, उसके अगर आप हाथ को खींचने की कोशिश करें तो 2 सेंटीमीटर लेटरली आराम से जा सकता है। जब स्किन वगैरह हटा के उनको चेक करते हैं, बोनी उसमें बोन्स ही होती है ना, तो बोन्स को जब चेक करते हैं तो वो आराम से जा सकती है। सही है। तो इसके बाद जो है इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी है, द टेंडन्स ऑफ सुपर एंड, ये जो जितने भी ये रोटेटर कफ मसल्स हैं, चारों रोटेटर कफ मसल
ये जॉइंट कैप्सूल के साथ ब्लेंड हो जाते हैं, जॉइंट कैप्सूल के साथ मिल जाते हैं, सही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद ये जो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स हैं ये एंटीरियर स्टेबिलिटी में, ये शोल्डर, ये है शोल्डर का जॉइंट ना, एंटीरियरली ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स लगे हुए हैं, सही है। इधर मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, सही है। इधर ये कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट है। तो ये एंटीरियर जो ये लिगामेंट्स है, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स, ये एंटीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो आगे की तरफ लगे हुई है, आगे की तरफ से इधर से भी एक आप जरा सोचो, आगे की तरफ जो है आपके हाथ, ये इधर हाथ को अपने देखो, जिधर एक ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, एक लिगामेंट लगा हुआ है स्कैपुला पे, एक लगा हुआ है आपके ह्यूमरस पे। तो आप जब हाथ बाहर की तरफ लेकर जाओगे तो ह्यूमरस बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो उसे रोकेगा कौन? यही लिगामेंट्स रोकेंगे। तो एक्सटर्नल रोटेशन को रोकते हैं ये लोग, ठीक है, चेक रखते हो उस पे, ठीक है। ये जो मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है ये मेनली इन्वॉल्व है इसमें, ये इसको रोके रखता है, ठीक है। नॉर्मली आपका हाथ नॉर्मल है, आप एक्सटर्नल रोटेशन करो, उसको रोक रहा है अप टू 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन। जब 90 डिग्री एबडक्शन पे ले जाओ तब भी आप एक्सटर्नल रोटेशन करोगे, तब भी ये इसे रोकेगा। उसके बाद जो है ये इसे नहीं रोक सकता, क्योंकि वो जॉइंट की पोजीशन ऐसे चेंज हो गई है कि इस लिगामेंट का काम उस जगह पे खत्म हो जाता है, फिर दूसरे लिगामेंट, इंफीरियर लिगामेंट जो है वो उसे रोकता है, सही हो गया। तो इसके अलावा ये कोरैकोर ह्यूमरल लिगामेंट इधर ऊपर लगा हुआ है, इस जगह से इस जगह पे, ठीक है। इधर लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल है। तो इसका एक एंटीरियर बैंड होता है, एक पोस्टीरियर बैंड होता है। तो जो आप जब हैंड आपका नीचे, ग्रेविटी इस हैंड को नीचे की तरफ पुल करी होती है, तो ये ऊपर से इसके साथ लगा हुआ है, तो ये ग्रेविटी के पुल को रोकता है, हाथ को नीचे जाने से रोकता है। साथ ही साथ ये सुपीरियर कैप्सूल टाइट होती है, वो भी उस हाथ को नीचे जाने से रोकती है। और साथ ही साथ एक होती है स्टैटिक स्टेबिलाईजर, एक होते हैं डायनामिक स्टेबिलाईजर। ये है स्टैटिक स्टेबिलाईजर, डायनामिक स्टेबिलाईजर मसल है। तो ये स्टैटिकली मूवमेंट ना हो रही हो तो ये तब जो है ह्यूमरस को स्टेबल रखती है। डायनामिक मूवमेंट हो रही है तो उसमें मसल स्टेबिलाईज करते हैं। तो इन्होंने जो बातें लिखी हुई, ये सारी बातें इसी के बारे में लिखी हुई है, ठीक है। ये आप लोग देख ले, इसमें इतना कुछ नहीं है, यही जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इधर एक छोटा सा लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये जो दो ट्यूबरकल्स इधर होते हैं, ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल, इसके दरमियान ये इधर ये देखे एक लिगामेंट ये छोटा सा लगा है, इसे ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट कहते हैं, जिसमें से बाइसेप्स का टेंडन जो है, वो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का टेंडन जो है वो गुजरता है, सही है। तो इसके बाद ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट हो गया, इसके बाद एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के लिगामेंट्स भी आते हैं। तो इधर जो है तकरीबन 3 लिगामेंट्स होते हैं, 3 तो नहीं होते, लेकिन उनको नेम्स के बेसिस पे एक होता है सुपीरियर इन्फीरियर, ठीक है, एक हो गया सुपीरियर लिगामेंट, एक है इन्फीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, और तीसरा जो है वो है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट्स, ठीक है। तो कोरेको एक्रोमियल में भी फिर दो लिगामेंट्स हैं। तो सबसे पहले ये सुपीरियर, इधर एक लिगामेंट होते हैं, कोरेको एक्रोमियल जॉइंट ही है, सॉरी कोरेको ना, कोरेको एक्रोमियल जॉइंट ही है ना। तो नो सॉरी, क्या कहते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है। तो इसमें जो सुपीरियर और इन्फीरियर एक लिगामेंट होता है, इसके अलावा क्लेविकल और स्कैपुला के दरमियान जो है ये लिगामेंट्स बने होते हैं, जो कि कोरोकॉइड प्रोसेस से, ये कोरोकॉइड प्रोसेस है स्कैपुला का, ये एक्रोमियल प्रोसेस है कोरोकॉइड, कोरोकॉइड से क्लेविकल को अटैच है कोरोकॉइड लिगामेंट्स, ठीक है, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट्स। इसमें एक है ये वाली फाइबर और एक है मीडियल फाइबर। मीडियल जो लिगामेंट्स है उसको कहते हैं कोनॉइड लिगामेंट, ये देखें ट्विस्ट हुआ हुआ है, कोन की तरह सी शेप बनाता है, तो इसे कोनॉइड लिगामेंट कहते हैं। और एक है ट्रेपिजॉइड लिगामेंट, ठीक है। तो इनका रोल क्या है, ये जो है स्कैपुला को ऊपर जाने से रोकता है, क्लेविकल को ऊपर जाने से रोकता है। वो हमने कहा था ना कि वो एक्रोमियो क्लेविकुलर सेपरेशन जो थी, जिसमें क्लेविकल जो था वो ऊपर की तरफ निकल जाता था, तो उसको रोकता क्या है, ये सुपीरियर एंड इंफीरियर एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट्स। जबकि मेन रोल जो इसकी स्टेबिलिटी में प्ले करता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट की, वो ये दो लिगामेंट्स है जो कि इससे दूर है, इस जॉइंट से दूर जो लिगामेंट्स है ना, ये मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ट्रेपिजॉइड लिगामेंट और ये है कोनॉइड लिगामेंट। ट्रेपिजॉइड लिगामेंट जो है ये फ्रंटल प्लेन में लाया करता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, सही है, इन सच अ वे दैट इट कैन चेक आवर राइडिंग को रोकता है, क्लेविकल को ऊपर जाने से रोकता है, ठीक है, और लेटरल मूवमेंट बाहर जाने की तरफ से रोकता है, क्लेविकल को इधर से बाहर जाने की तरफ से रोकता है, ठीक है।
देखिए जैसे इसकी ओरिएंटेशन है, ये एक तो क्लेविकल को ऊपर जाने से रोकेगा और दूसरा इसको बाहर जाने से रोकेगा। ठीक है, जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करेंगे ये टाइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये सुपीरियर व्यू से देखें ये, तो ये इधर लगे होते हैं ना लिगामेंट्स। तो इसमें जो इस साइड वाला जो लिगामेंट है वो है ट्रेपेजॉइड लिगामेंट ना, एक्रोमिया कोरॉइड प्रोसेस से लगा हुआ है क्लेविकुलर पे। तो कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट में जो ट्रेपेजॉइड लिगामेंट है वो इसको नैरो होने से रोकेगा। ठीक है, इस तरह बंद होने से रोकेगा। जबकि जो दूसरा लिगामेंट इधर जो है कोनॉइड लिगामेंट वो इसको वाइड होने से रोकेगा, इस एंगल को। ये एक स्कैपुला है एक क्लेविकल है, क्लेविकल को इधर से बड़ा होने से रोकेगा, मतलब इसे खुलने से रोकेगा। और जो ट्रेपेजॉइड है वो इसे नैरो होने से रोकेगा। नैरो कब होता है? जब हम प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन जब शोल्डर्स को दोनों को आगे की तरफ लाने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो ये एंगल होता है नैरो हो जाता है। रिट्रैक्शन में जो है ये वाइड होता है। सही हो गया। तो इधर इन्होंने यही बातें लिखी हुई है। फिर इन्होंने लिखा है जब आर्म, हम जो ये जो ह्यूमरस है जब इसको एबडक्ट करते हैं, जब ये एबडक्ट होता है, हमने बोला था कि पैसिव जो है 120 डिग्री, एक्टिव जो है 90 डिग्री तक जाता है। उसके अलावा सारी मूवमेंट किस पे होती है? स्कैपुलर और क्लेविकल पे। तो वो कैसे होती है? जब ये इधर तक ऊपर तक चले जाता है एबडक्शन में 90 डिग्री तक, इधर इन्होंने लिखा भी होगा, खैर 90 डिग्री नहीं लिखा हुआ इन्होंने। अच्छा, जब ये एबडक्शन हो जाती है तो ये जो इसका ये साथ ही स्कैपुला भी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले स्कैपुला मूवमेंट करेगा क्योंकि ह्यूमरस स्कैपुला के साथ लगा हुआ है ना, तो स्कैपुला भी बाहर की तरफ जाता है साथ। सही है। जब स्कैपुला बाहर की तरफ जाएगा तो इधर ये लिगामेंट टाइट हो जाएगी। देखिए ये अपनी जगह पे है, ह्यूमरस एबडक्ट हुआ तो साथ स्कैपुला बाहर की तरफ जाएगा ना, तो इसका ये इंफीरियर एंड जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो इधर ये लिगामेंट टाइट हो जाएगा क्योंकि ये अपनी जगह पे था और ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये लिगामेंट टाइट हो जाएगा, कोनॉइड लिगामेंट स्पेशली। जब ये टाइट होगा तो ये अपने हाथ क्लेविकल को भी खींचेगा, तो क्लेविकल भी साथ जो है मूवमेंट करता है। ठीक हो गया। इस मूवमेंट को कहते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ क्लेविकल। ठीक है, जिसकी वजह से इधर जो स्ट्रेसेस आने होते हैं, देखिए जब स्कैपुला बाहर मूवमेंट करेगा, क्लेविकल अपनी जगह पे होगा, तो इधर स्ट्रेस स्ट्रेच आएगा ना, तो उसको रोकने के लिए इकोनाइड लिगामेंट है, ये अपने साथ क्लेविकल को भी मूवमेंट करवाता है, तो ये दोनों अपनी जगह पे आ जाते हैं। सही हो गया। तो फुल आर्म एलिवेशन के लिए ज़रूरी है कि ऐसे हो। इसके अलावा जो है बाज़ लोगों में 30% लोगों में जो है ये जो जगह है, जो कोरोकॉइड प्रोसेस है और क्लेविकल, ये दोनों बहुत नज़दीक होते हैं ये बोन्स। तो इसकी वजह से ये एक जॉइंट एक किस्म से बना लेता है, तो जिसको कोरेको क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। सही हो गया। तो इधर इन्होंने लिखा है, ये देखिए सारी इधर ये स्ट्रक्चर जो है ये इसके ऊपर रूफ सा बना रहे हैं। ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट है, इसके ऊपर एक रूफ सा बना रहे, छत सी बना रहे। ठीक है, जो कि इसको ह्यूमरल हेड को सुपीरियर डिसलोकेट होने से भी बचाता है। लेकिन इसके मसले आ सकते हैं। वो मसले क्या आ सकते हैं? इधर इम्पिंजमेंट हो सकती है। किस किस चीज़ों की इम्पिंजमेंट हो सकती है? ग्रेटर ट्यूबरकल की, सुपरास्पाइनेटस टेंडन की, डेल्टॉइड बर्सा की, जिसकी वजह से बहुत से मसले आ सकते हैं इस जॉइंट में, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट और ये जो शोल्डर गर्डल है। ठीक है, जितना मोबाइल होता है एक जॉइंट उतने उसमें मसले ज़्यादा हो सकते हैं, जितना स्टेबल होता है उतने उसमें मसले कम हो सकते हैं। तो इधर इन्होंने इसके बारे में ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट आता है। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट हो गया, कोरेकोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया, अब है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अच्छा, ये जॉइंट जो है ये रिलेटिवली रिलैक्स है। ठीक है, इसमें लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं? ये देखिए ये क्या है? ये स्टर्नम है, मेनुब्रियम है, उसका मेनुब्रियम वाला पार्ट है। सही है। ये क्लेविकल है, ये भी क्लेविकल है। इधर इसमें एक में लिगामेंट शो किए हुए और एक में उसके अंदर स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, डिस्क। ठीक है, तो मैंने बताया था स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट जो है स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान इधर होता है जॉइंट। वो किस किस के साथ अटैच होता है? मैंने कहा था एक स्टर्नम के साथ। ठीक है, स्टर्नम का पार्ट मेनुब्रियम उसके साथ, और साथ ही साथ जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है फर्स्ट रिब की, उसके साथ भी अटैच होता है। तो जो लिगामेंट्स ये बना रहा है वो एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर लिगामेंट बना रहा है, स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट जिसे कहते हैं। इसके अलावा दो क्लेविकल्स के दरमियान भी ऊपर एक लिगामेंट है जिसको कहते हैं इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, सही हो गया। और ये कोस्टल कार्टिलेज के साथ भी लिगामेंट्स इसके अटैच है। एक होती है एंटीरियर पार्ट इसका, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट जो है वो देखे वो इधर कोस्टल कार्टिलेज से सुपीरियरली रन कर रहा है और आगे की तरफ लग रहा है, और एक है पीछे वाला पार्ट जो कि पोस्टीरियर पार्ट,
वो सुपीरियरली रन कर रहा है और पीछे की साइड पे लग रहा है, पोस्टीरियर साइड पे लग रहा है क्लेविकल के, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आगे की तरफ जो लगा हुआ है वो कौन सी मूवमेंट को रोकेगा, जब क्लेविकल जो है साइड से अगर देखें, क्लेविकल जब एक्सटर्नल रोटेट करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन करेगा तो उसको एंटीरियर पार्ट रोकेगा। पोस्ट मीडियल रोटेशन करेगा, इस तरह घूमेगा इस तरह, ठीक है, तो उसमें पोस्टीरियर पार्ट टाइट होगा, तो ये इसको चेक करता है, ठीक है, चेक में रखता है। साथ ही साथ ये एलिवेशन इस क्लेविकल को ज़्यादा ऊपर जाने से भी ये रोकते हैं लिगामेंट्स, और साथ ही साथ बाहर जाने से भी रोकते हैं लिगामेंट। इसके अलावा इधर होता है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, जो कि इस स्टर्नम और इसके दरमियान प्रेजेंट है। ये जो डिस्क होती है ये सुपीरियरली ये अटैच होती है, डिस्क है ना, ये इस क्लेविकल के इधर सुपीरियरली अटैच होती है, जबकि नीचे जो है ये अटैच होती है उसके साथ रिब्स के साथ, ठीक है। रिब्स का जो कोस्टल कार्टिलेज इधर इन्होंने लिखा भी होगा, अटैच अबव टू क्लेविकल एंड बिलो टू फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज एंड द स्टर्नम। तो जब ये इस तरह अटैच है, ऊपर से इसने पकड़ा हुआ है क्लेविकल को, तो जब आप फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, हाथ बिल्कुल सीधा है आपका और आप नीचे गिरे हैं हाथ के बल, हाथ के ऊपर गिरे हैं ना, तो आपके क्लेविकल पे जोर आएगा। तो ज़्यादातर क्या होता है, या तो क्लेविकल टूट जाता है या क्लेविकल ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, या ये वाला जॉइंट क्या हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है। ये वाला पार्ट नहीं होता, क्यों, वो इस वजह से होता है, डिस्क ने इसको ऊपर से पकड़ा होता है तो ये इसको रोकता है ऊपर जाने से। जबकि अगर देखा जाए ये जॉइंट कैसा है, बहुत सुपीरियर की तरफ है ना, तो इसके चांसेस होने चाहिए कि ये ज़्यादा ऊपर की तरफ जाए क्लेविकल इससे, लेकिन ये बच जाता है क्योंकि इसको एक तो लिगामेंट्स ने रोका हुआ है इतनी, और इधर डिस्क ने रोका हुआ है। तो इधर इन्होंने जो बात लिखी हुई है वो भी सारी यही बात लिखी हुई है, ठीक है। तो शोल्डर में जो है 2 बरसात मेनली कॉमन है, जबकि इधर 8 और 9 बरसात प्रेजेंट हो सकती है, होते भी है। तो एक है सब एक्रोमियल बरसा, जो कि एक्रोमियन प्रोसेस है ना, ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है इसके नीचे इधर लाया करता है, ठीक हो गया। डेल्टॉइड सब डेल्टॉइड बरसा भी कहते हैं, क्योंकि इधर एक्रोमियन प्रोसेस से डेल्टॉइड हेड आ रहा होता है, डेल्टॉइड मसल, और वो अटैच हो रहा होता है इधर डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी की तरह, तो इधर दरमियान में होता है, इसके नीचे होता है, तो इसलिए सब मतलब नीचे एक्रोमियन के नीचे ये सब डेल्टॉइड बरसा। और दूसरा जो कॉमन है जो इम्पोर्टेंट है वो है सब स्कैपुलर बरसा, क्योंकि इनकी इम्पिंजमेंट्स और इनकी जो है पैथोलॉजीज कॉमन है, तो इसकी इम्पिंजमेंट हो सकती है, सही है, और इसका भी मसला हो सकता है। तो इधर इन्होंने इसके बारे में यही इतनी इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं लिखी बताने वाली। इसके साथ जो है बस ये वेस्कुलर एनाटॉमी ऑफ रोटेटर कफ टेंडन है। तो इधर 6 मेन आर्टरीज होती है, बाज़ लोगों में 3 प्रेजेंट होती है और 3 मोस्टली प्रेजेंट होती है, और 3 कभी कभार किसी में होती है किसी में नहीं होती। तो सब स्कैपुलर मसल के लिए भी अपनी आर्टरी एंटीरियर ह्यूमरल सरकमफ्लेक्स आर्टरी है। पोस्टीरियर पे इधर जो है इंफ्रास्पाइनेटस मसल लगा होता है, टेरिस माइनर लगा होता है, और एक सुपरास्पाइनेटस होता है। पोस्टीरियर मसल को जो है पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स आर्टरी ज़्यादातर प्रोवाइड करती है। सुपरास्पाइनेटस मसल को ज़्यादातर जो है एक आर्टरी प्रोवाइड करती है जिसको कहते हैं थोरैकोक्रोमियल आर्टरी, जो कि बास केसेस में प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर देखा जाए इधर सब स्कैपुलरिस की भी ब्लड सप्लाई काफ़ी होती है, टेरिस माइनर की भी होती है, लेकिन जो इंफ्रास्पाइनेटस जो इधर लगा होता है और सुपरास्पाइनेटस जो इधर ऊपर लगा होता है इसकी ब्लड सप्लाई कम है, ये हाइपोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि सुपरास्पाइनेटस जो है उसकी 63% हाइपोवैस्कुलर है, जबकि इंफ्रास्पाइनेटस जो है वो 37% हाइपोवैस्कुलर है। मतलब ये 100% अगर इसको ब्लड सप्लाई चाहिए उसमें ये इतने परसेंट जो है कम इसको मिलती है, सही है। तो अगर इनकी इंजरी हो जाए स्पेशली सुपरास्पाइनेटस की, तो वो हील होने में टाइम लेगा, फिर उसके बाद इंफ्रास्पाइनेटस हील होने में टाइम लेगा, और सबसे कम टाइम जो हील होने में लेगा वो सबस्कैपुलरिस और जो टेरिस माइनर है। तो इधर इन्होंने यही बात लिखी। इसी के साथ हमारा जो है ये एनाटॉमी ख़त्म हो गई है। अब बायोमैकेनिक्स में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अगर इसी वीडियो में बनाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये थी सारी एनाटॉमी